हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है, यानी जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है वो जीवन में कभी उदास और परेशान नहीं रहते। यानी कि आप हमेशा तैयार रहिए। अगर आपके पास दो हाथ हैं और ईश्वर ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो इसका इस्तेमाल करिए अपनी ग्रोथ के लिए भी और दूसरों के साथ के लिए, दूसरों की ग्रोथ के लिए और दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। और जब भी मौका मिले तो दूसरों की सहायता जरूर करिए, क्योंकि जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आपको ईश्वर हजार हाथ देता है। जब आप परेशानी में होते हैं तो उससे निकालने के लिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो जब भी मौका मिले, किसी की भी मदद करने की जरूरत पड़े तो जरूर हाथ बढ़ाइए और मदद करिए। तो इस विचारधारा के साथ में आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, बात करेंगे विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस की, जो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को की जब 33 नंबर की बैठक चल रही थी 2005 में, तब ये डिसाइड किया गया था कि हर साल विश्व श्रव्य दिवस, विरासत दिवस मनाया जाएगा 27 अक्टूबर को। इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस। इसको समझाने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1947 में भारत आजाद हो जाता है और जैसा कि हम सबको पता है कि जो हरि सिंह थे, जब पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जाता है वहां के आदिवासी पठानों की सहायता से, तो जो हरि सिंह थे उनके उनके द्वारा भारत से मदद मांगी जाती है कि भाई आप मदद कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ कर दी है। उसके बाद क्या होता है कि जो भारतीय सेना है वो जाती है और एक इन्फेंट्री द वॉल के रूप में खड़ी हो जाती है और उसके बाद जो है पाकिस्तान को हरा देती है। तो ये जो घटना है, ये घटना है 27 अक्टूबर की। तो 27 अक्टूबर की ही याद में भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है, जो एक दीवाल की तरह खड़ी हो जाती है। और आपको मैं बता दूं तो इसमें सिख रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो शामिल हुए थे, जिन्होंने जिन्होंने भाग लिया था। और आज भी ये जो इन्फेंट्री जो सेना है, इसे भारतीय सेना का रीढ़ कहा जाता है। कहीं पर भी युद्ध होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल जो हमारी शक्ति है वो इन्फेंट्री सेना ही है, यानी कि जो हमारा सिख रेजिमेंट है वही है। और 27 अक्टूबर को इसीलिए इस घटना की याद में हम भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस मनाते हैं। और इस बार 77 नंबर का इन्फेंट्री डे हम मना रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। ओके, क्लियर? जिसको ओ क्वीन ऑफ द बैटल कहते हैं, जिसको हम युद्ध की रानी या क्वीन ऑफ द बैटल कहते हैं, या भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, इस बात को याद रख लेना। जो इन्फेंट्री यूनिट है जिसमें सिख रेजिमेंट शामिल है। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, हम सबको अच्छे से पता है, चाइना में ही हो रहे हैं। तो पैरा ओलंपिक्स 2023 में जो भाला फेंक की प्रतियोगिता हुई थी उसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ा गया है किसके द्वारा? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है सुमित अंतिल। क्या नाम है इनका? सुमित अंतिल। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और इनको गोल्ड मेडल दिया गया है इसके लिए। इस बात को याद रख लेना। अच्छा, 25 अक्टूबर को जो ये चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने जीत हासिल करी है। 73.29 मीटर का भाला फेंक इनके द्वारा फेंका गया, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, पिछला इनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया था वो 70.83 मीटर था, जो इन्होंने कब बनाया था? तो जब 2022 में 2022 में जब एशियन गेम्स हो रहे थे तो उसके दौरान ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया था। 25 वर्ष के हैं अंतिल, इनका नाम है सुमित अंतिल, जरूर याद रखना। पैरा ओलंपिक से रिलेट करते हैं और इनको खेल रत्न का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारतीय खेल रत्न पुरस्कार, वो भी दिया जा चुका है। और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2022 में, और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। तो नाम याद रखेंगे सुमित अंतिल का। ओके। अच्छा, हम जो पैरा ओलंपिक्स के दौरान और भी रिकॉर्ड बने हैं तो उसमें देख लेते हैं। तो अंकुर धामा है, उन्होंने एशियाई पैरा खेलों के लिए एक ही संस्करण में, एक ही एडिशन में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है जो हमें याद रखना चाहिए। और एक अन्य एथलीट हैं जिनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। तो सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता गया है। 68.60 मीटर का इन्होंने थ्रो करा है। ओके,
और नेक्स्ट बात कर लेते हैं WHO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन्होंने टीबी सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया है? तो टीबी को क्या हम कहते हैं? टीबी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी को हम तपेदिक भी कहते हैं। तो इसके लिए जो सलाहकार समूह में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सारंगदेव। क्या नाम है? सारंगदेव, इनका नाम याद रख लेंगे। अच्छा, ये भारत के लिए काम करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, और ये एक तरीके से रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के रूप में काम करेंगे, उसके समूह के सदस्य के रूप में काम करेंगे। इस बात को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। WHO ने जो टीबी के लिए मिशन चलाया है उसके पीछे का रीजन ये है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है या जो टीबी है उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी जो आए दिन संख्या है भारत में धीरे धीरे कम होती जा रही है। केसेस अपने आप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि प्रयास जो है लगातार जारी हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई ने हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसके लिए नया कोच नियुक्त कर दिया है, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमोल मजूमदार, और इन्होंने कई बार रणजी ट्रॉफी खेली है महाराष्ट्र की तरफ से। T20 में भी इनका रिकॉर्ड है, साथ में इन्होंने जो वनडे सीरीज है उसमें भी मैच खेले और कुल 11,000 रन बनाए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम कितने पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया? यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं किसी भी निजी बैंक में, या जो जो विदेश से नियंत्रित जो बैंक है उसमें जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो कितने रखे जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितने रखे जाएंगे, इसके बारे में गाइडलाइंस जारी करा गया है हमारे आरबीआई के द्वारा। और ये बोला गया है कि 2 डायरेक्टर्स तो जरूर होने चाहिए। एक पूरी टीम के बारे में बात करा गया है जिसमें प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और 2 सीईओ होने चाहिए, और इनकी पूरी टीम होनी चाहिए जो बैंक के सभी कामकाज की एक रूपरेखा तैयार करेंगे और बैंक के सभी कामकाज को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अपने नए स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है वहां की सीनेट का, उसके लिए मुख्य स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है माइकल जॉनसन को। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है माइकल जॉनसन, और जो प्रतिनिधि सभा का यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है यूएस का, उसके स्पीकर राष्ट्रपति के बाद तीसरे नंबर के ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल कहे जाते हैं। और अमेरिका में जैसा कि आप सबको पता है कि राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जैसे कि भारत में क्या होता है कि प्रधानमंत्री की जो बात है या प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबसे ज्यादा प्रमुख पद है राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उसमें। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे चुनाव आयोग की। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मई 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसके लिए नेशनल आइकन के रूप में चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया है? कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी न्यूटन, ठीक है, शायद आपने देखी होगी, जिसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई गई थी वो राजकुमार राव के द्वारा निभाई गई थी। ये न्यूटन जो मूवी थी इसमें एक आदिवासी इलाके में जाकर, नक्सली इलाके में जाकर जो चुनाव कराना है, मतदान कराया गया है एक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी बताई गई है जो भारत में काफी ज्यादा पसंद की गई थी और भारत के बाहर भी इस मूवी ने काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त की थी। तो इसलिए जो चुनाव आयोग के लिए जो नेशनल आइकन के रूप में काम करेंगे वो है राजकुमार राव। इनको स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ओके, अच्छा, साथ में ये क्या काम करेंगे? तो देखो, ये चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों के लिए एक आइकन के रूप में काम करेंगे कि आप बाहर जाइए और चुनाव डालिए, आपका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका जरूर जरूर प्रयोग करिए। ओके, क्लियर? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, इसकी स्टोरी समझ लेते हैं क्या है। अभी हमने इन्फेंट्री सेना का इन्फेंट्री डे के बारे में पढ़ा था कि जब भारत पर पहला आक्रमण होता है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए, तो किस तरीके से सिख रेजिमेंट द वॉल का निर्माण कर देती है। और ये घटना 27 अक्टूबर की होती है, इसलिए 27 अक्टूबर को सेना का इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। ओके, 26 अक्टूबर की घटना है जब जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया जाता है भारत में। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम से जो 2 देश हैं वो बनते हैं। भारत से अलग करके पाकिस्तान को बनाया जाता है, और इसके बाद जम्मू और कश्मीर के जो डोंगरी राजा रहे हैं
हरि सिंह वो स्वीकार करते हैं कि वो किसी भी देश में शामिल नहीं होंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पाकिस्तान के द्वारा मिलिशिया जो आदिवासी थे उनके द्वारा आक्रमण कराया जाता है, उसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल होती है और वो जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस दौरान हरि सिंह भारत से सहायता मांगते हैं और जब वो भारत से सहायता मांगते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है और ये कहा जाता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, आपको जिताएंगे, लेकिन आप जो है भारत में शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद से ही, इस हस्ताक्षर के बाद से ही जो जम्मू कश्मीर का विदेशी मामला था, रक्षा मामला था, संचार का मामला था, इस पर भारतीय सरकार थी या भारत की जो संसद थी वो कानून बना सकती थी, ये अधिकार उनको दे दिया गया था। ओके, तो ये घटना कब की है? जब ये एग्रीमेंट हुआ था, ये घटना है 26 अक्टूबर को। और जैसे ही 26 अक्टूबर को ये घटना होती है तो उस समय हमारे देश में जो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल थे, वो दूसरे ही दिन इसको स्वीकार कर लेते हैं। यानी 27 अक्टूबर को जो हमारी सेना होती है वो पहुंच जाती है जम्मू और कश्मीर, जिसको हम इन्फेंट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द वॉल के रूप में पाकिस्तानी सेना के साथ मुकाबला करती है, आदिवासियों के साथ मुकाबला करती है और उनको पीछे खदेड़ देती है। तो जितना भी खदेड़ा हुआ भाग है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से भारत में इसीलिए शामिल नहीं है। और जो एरिया पाकिस्तान के पास है उसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ओके, और जो एरिया भारत के पास है वो है भारत अधिकृत कश्मीर, यानी कि भारत का कश्मीर, जो ऑफिशियली हरि सिंह ने भारत को दे दिया था। ओके, क्लियर? ये बात आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 26 अक्टूबर को हम जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाते हैं। अच्छा, साथ में एक और इंटरेस्टिंग घटना हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। जब भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है तो हमारे देश में, यानी भारत की 580 ऐसी रियासतें थी जो ब्रिटिश क्राउन के तहत रहना चाहती थी। ठीक है, लेकिन बाद में 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया जाता है तो ये उन रियासतों से कहा जाता है कि वो 3 ऑप्शन चुन सकती हैं। स्वतंत्र रहने का चुन सकती हैं, ब्रिटिश क्राउन के साथ नहीं रहना है उन्हें, या तो वो पाकिस्तान के साथ रहेंगी, या वो भारत के साथ रहेंगी, या फिर वो जो है स्वतंत्र रहेंगी, है ना। इसमें सबसे बड़ा रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसके लिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। वो भारत के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने इन रियासतों के साथ बात किया, काफी रियासतों को बातचीत के मामले से शांति के तहत उन्होंने भारत में मिला लिया, और कुछ के साथ उनको उनको जो है दबाव बनाना पड़ा, कुछ के साथ उनको लड़ना पड़ा, लेकिन वो सब कुछ करके जो हमारी जितनी भी रियासतें थीं जो अलग हो रहकर रहना चाहती थी, उन सबको भारत में शामिल कर लिया। ओके, क्लियर? आई होप कि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे आने वाली किताबों में इंडिया की जगह भारत प्रकाशित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? यानी कि जो हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं उसमें जहां जहां पर भी इंडिया लिखा है उसकी जगह अब आपको भारत जो शब्द है वो देखने को मिलेगा, और ये डिसीजन लिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं तक के नए पाठ्यक्रम की किताबें बनाई जा रही हैं, उसमें कुछ नया ऐड किया जा रहा है जो जल्द ही आ जाएगी। तो उसमें आपको भारत शब्द देखने को मिलेगा। अगर मैं पहले बताऊं तो सबसे पहले G20 में जब राष्ट्रपति का पद लिखा जाता था कि इंडिया के राष्ट्रपति हैं, तो इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री के लिए भी जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो इंडिया के प्रधानमंत्री की जगह भारत का प्रधानमंत्री, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस बात को समझ लेंगे। ओके, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की किस बांध परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तराखंड एक ऐसा एरिया है जहां पर बादल फटने की घटना सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए वहां पे भूस्खलन हो जाता है। पर्वत और जो पहाड़ हैं उनसे जो पहाड़ों के टुकड़े हैं वो कट कट के गिरते रहते हैं। तो वहां पर एक बांध बनाया जाएगा। बांध का नाम क्या है? तो बांध का नाम है जमरानी। क्या नाम है? जमरानी। इस बात को याद रखिए।
लेना। अच्छा, ये जमरानी कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो नैनीताल है वहां से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी है, वहां पर बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? गोला नदी में बनाया जाएगा। और केंद्र सरकार के द्वारा 1557.18 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिए जाएंगे। ओके, और बाकी पैसा उत्तराखंड अपने आप से लगाने वाला है इस बांध परियोजना में। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर से शुरू होने वाले बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का यह कौन सा संस्करण है? यानी कि बेंगलुरु में हर साल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब इस बार ये जो घटना है, ये आयोजन है वो कब होने वाला है? तो 2 दिसंबर को होने वाला है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से नंबर का एडिशन है? तो 12th नंबर का एडिशन है। अच्छा, इस साहित्यिक महोत्सव में आप देखेंगे अट्टा गैलाटा जो क्या है, एक साहित्यिक पुरस्कार है, उसको शामिल किया जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिवीजन। देखो, 25 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 25 अक्टूबर को नहीं, जो अक्टूबर का आखिरी बुधवार होता है उस दिन हम विश्व स्थिरता दिवस मनाते हैं। स्पेशली पर्यावरण को समर्पित है ये दिन, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जो हमने कल पढ़ा था, अबू धाबी मास्टर्स 2023 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल करी है? तो अबू धाबी मास्टर्स 2023 ये हुआ था बैडमिंटन के लिए। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनकी उम्र है 16 साल, बैडमिंटन खेलती हैं और इनका नाम है उन्नति हुडा। तो उन्नति हुडा ने जीत हासिल करी है अबू धाबी मास्टर्स 2023 में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर को फिर से लेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन पर आप महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को लेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। ये दूसरी बार इनको ऐसा करा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक बासवानी जी हैं। अशोक बासवानी जी अब कोटक महिंद्रा बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जो जनवरी 2024 से अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखो, हेरविन हार्विन एजुकेशन 2023 में 2013 में स्टार्ट किया गया था एक स्टार्टअप के रूप में। और स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये भारतीय लेखक है चेतन भगत जी। तो चेतन भगत जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हेनरी हार्विन एजुकेशन के तरफ से। ये हेनरी हार्विन एजुकेशन एक तरीके से नए नए मापदंड तय करता है लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए। और इसका एक अपना ऑनलाइन विश्वविद्यालय भी है। ओके, अस्पताल सेवा महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, जो अस्पताल सेवा महानिदेशक का पद है, इस पर नियुक्त किया गया है एयर मार्शल है, इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। तो क्या नाम है इनका? साधना सक्सेना नायर। ये एक एयर मार्शल हैं और भारत की दूसरी अस्पताल सेवा महानिदेशक पद पर बनने वाली महिला निदेशक है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, पीटीसी इंडिया की पवन ऊर्जा इकाई खरीदने की बोली किसने जीत ली है? तो हमारा जो ओएनजीसी है, जो क्रूड ऑयल, जो एक तरीके से हमारा मैं कहूँ कि पेट्रोलियम का जो उत्पादन है भारत में, लगभग 71% का जो कवर है वो ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। तो ओएनजीसी के द्वारा ही पीटीसी इंडिया की पवन ऊर्जा इकाई खरीदने की बोली को जीत लिया गया है। साथ में जैसा कि हम सबको पता है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके जो हमारा हरित ऊर्जा है उस पर निर्भरता को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। यानी कि जो एनर्जी है उसको हरित ऊर्जा के माध्यम से पैदा किया जाए, इसके लिए आए दिन कंपनियां काम कर रही हैं। तो इसी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पीटीसी इंडिया की पवन ऊर्जा इकाई को खरीदा गया है ओएनजीसी के द्वारा। ओके, आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। श्रीलंका ने किस देश के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान करने की बात कही है? देखो, श्रीलंका ने 7 ऐसे देशों को डिसाइड किया गया है श्रीलंका के द्वारा जिसे वो मुफ्त पर्यटक वीजा देंगे, लेकिन जिसमें सबसे पहले जिस देश का नाम आया है वो है भारत। ओके, सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो भारत से ही श्रीलंका में जाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता है। वहां के जो द्वीप हैं, है ना, कुछ ऐसे द्वीप हैं जो बिक चुके हैं, जिनके ऊपर ऋण बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है। तो उस कर्जे से बचने के लिए श्रीलंका ये काम कर रहा है। और 31 मार्च 2024 से ये कहा जा रहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा श्रीलंका में। ओके,
खराब हवा की गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर में मुंबई किस स्थान पर है? तो मुंबई का जब AQI चेक किया गया तो यहाँ पर 160 निकला, जो काफी ज्यादा प्रदूषित माना जाता है। तो मुंबई दूसरे नंबर पर है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके। भारत ने किस देश के साथ अभ्यास हरी माओ शक्ति 2023 का द्विपक्षीय प्रशिक्षण शुरू कर दिया है? तो देखो, भारत और मलेशिया के बीच में जो यहाँ की सेनाएं हैं उनके बीच में एक गठबंधन बनाने के लिए, सुदृढ़ता लाने के लिए, आपसी समझ विकसित करने के लिए सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है हरी माओ शक्ति 2023। और इस बार ये कहाँ हो रहा है? तो इस बार ये भारत में हो रहा है। पिछली बार कहाँ हुआ था? तो पिछली बार मलेशिया में हुआ था। यूरोजोन PMI के सबसे निचले स्तर पर जाने से किस बात की चिंता बढ़ेगी? तो देखो, सबसे पहले तो यूरोजोन PMI जब नीचे जाएगा तो इससे मंदी की स्थिति बढ़ जाएगी, और ये इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि लोगों की डिमांड कम हो गई है तो सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, कंपनियों पर असर पड़ेगा और लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। चीन और भूटान के मध्य किस बात पर समझौता होने की उम्मीद है? तो भूटान के जो विदेश मंत्री हैं वो चाइना की यात्रा पर गए थे और उन्होंने कहा कि भूटान के जो 3 एरिया हैं जो चाइना के साथ सीमा विवाद रखते हैं, उनमें समझौता होने की जो कोशिश है वो की जा रही है, हो सकता है उसमें सफलता मिल जाए। तो सीमा विवाद यहाँ पर आंसर है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डोकलाम ऐसा जगह है, कौन सा जगह? डोकलाम, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा न्यूज़पेपर या किसी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में। डोकलाम एक ऐसा एरिया है जहां पर भूटान, चाइना और भारत तीनों की सीमाएं मिलती हैं, इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हाल ही में किस पूर्व भारतीय प्रसिद्ध क्रिकेटर का निधन हो गया? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है बिशन सिंह बेदी। तो बिशन सिंह बेदी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी उम्र 77 साल। किस ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया है? तो देखो, ये है रिचर्ड राउंडर्टी। इनका निधन हो गया है 81 साल की उम्र में, और इनको पहला अफ्रीकी अमेरिकी जो है एक एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। ओके। इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने साथ दिया, प्यार दिया और भरोसा किया। बाय बाय, टेक केयर।